बढ़ते हैं और अब हमारे साथ कीडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीड़े जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं इस समय वो क्या रुख रख रहे हैं मार्केट के ऊपर। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तो एक बात बताइए, अभी निफ्टी पर हम हैं मोटा मोटी 25,000 पर। पहले क्या आएगा आपके हिसाब से, 20,000 या 30,000? देखिए, चप्पल उछाल लें तो या तो सीधी पड़ेगी या उल्टी पड़ेगी। हाँ, फिर भी अगर आप मुझे जिद करो, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा 24,500 टूट जाएगा तो हम फिर 20,500 के लिए खेलेंगे। जब तक वो टूटा नहीं है तो अब मेरे लिए चप्पल उल्टी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी वाली बात है। और अगर आप मित्र हो, आप जिद कर रहे हो कि बोलना ही पड़ेगा, तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरा गला कोई पकड़ ले, टेटुआ पकड़ ले कि बोलना ही पड़ेगा, तो फिर मैं ये कहूंगा कि भाई पहले 20,500 आना चाहिए। पहले 20,000? पहले 20,500 फिर 30,000। पहले 20,500 फिर 30,000। अच्छा, चप्पल उछाली आपने बचपन में? हम तो काफ़ी उछालते थे अपने भाई बहनों के साथ, काफ़ी खेलते थे। हमने चप्पल क्योंकि उछाल उस के बहुत समय बार उस समय यही गेम होते थे हमारे पास। थोड़ा ना आज की जनरेशन की तरह आईपैड या वो सब होते थे जिसमें आप जो मर्जी खेल लो। आज की जनरेशन को बता देंगे कि हम ये गेम खेलते थे, वो साइकिल का टायर चलाते थे या फिर वो सब खेलते थे। यही गेम होते थे, यही एंटरटेनमेंट होता था हमारा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अब आपने कहा कि पहले 20,500 फिर 30,000, तो पहले 20,500 कौन से स्टॉक लेके जाएंगे और उसके बाद फिर 30,000 तक कौन से स्टॉक लेके जाएंगे? देखिए, मोटा मोटी बात है कि जब इतना बड़ा इंडेक्स में मूव हो किसी भी एक डायरेक्शन में, तो करीब करीब सारे ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे। बस इतना ही फर्क पड़ेगा पहले कौन से और बाद में कौन से, या जिन स्टॉक्स की एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन की ज्यादा है वो ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएंगे। तो फिलहाल अगर मैं मंदी का ही जो बायस बना हुआ है, और जब तक 24,500 नहीं भी टूटे, तो इस वक्त करेंटली इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, नरम होने में जो स्टॉक्स हैं वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और उनके पीछे पीछे एक्सिस और इंडसइंड बैंक। कोटक महिंद्रा ऑलरेडी घटा हुआ था, थोड़ा सा उछल रहा है, और बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे जाता हूं, जो हमने बात की थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को हम बेचेंगे नहीं, अब उसमें हमारा टेक प्रॉफिट ट्रिगर हो गया। और बल्कि एयू बैंक, जिसको हम 4,500 में आपसे बात हुई थी कि 800 तक हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, आ गया। और टारगेट भी, चार्ट की स्ट्रक्चर भी पूरी हो गई, लॉन्ग भी काट दिया, और अब हम शॉर्ट हैं कि वापस 450 जाएगा। पर उसी तरफ अगर मैं दूसरे कुछ और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जाता हूं, तो वो हो सकता है अभी भी हम पुल बैक में लेंगे, एयू बैंक नहीं लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स तेजी और मंदी दोनों साइड में अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर मैं बजाज ट्विंस पे कि कितना इसको आप ऊपर खींच लो, कितना इसको बढ़ा लो, लेना नहीं, पर जैसे सेल का ट्रिगर आएगा हम बेचेंगे। हो सकता है 20,000 वाली निफ्टी के फॉल में इन दोनों में 40-50% घट जाए, संभव है, भविष्यवाणी नहीं है, हम उसके लिए मेंटली ओपन है। पर उसी तरफ जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इनके ट्रेडिंग टॉप्स आ गए, पर हम हो सकता है प्रू आईसीआईसीआई को नहीं बेचेंगे, एसबीआई कार्ड्स को बेच देंगे। तो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक्स में सीडीएसएल अगर 500 रुपया घट जाएगा दोबारा ले लेंगे, बीएसई लेंगे ही नहीं। तो हर एक सेक्टर में अलग अलग स्टॉक्स इस वक्त अनुज अलग अलग काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर मंदी का बायस लेके चलना है तो टाटा स्टील, सेल, नैल्को, हिंडाल्को, आप एपीएल, अपोलो, इनको शॉर्ट कर दो। प्रोमोटर ग्रुप्स के हिसाब से चलें तो अडानी के स्टॉक्स नरम लग रहे हैं। आप अगर कंज्यूमर स्टोरेज पे जाते हो, टाइटन शॉर्ट करने को लगता है, पर हमने कल एक केडीडीएल करके कैश का स्टॉक लिया, एक ही दिन में 13-14-15% बढ़ गया। अभी भी लगता है यहां से कि डबल हो जाएगा स्टॉक। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम कर रहे हैं। विद इन दैट अनुज सेक्टर रोटेशंस में आईटी अभी भी नहीं बेचना है, एफएमसीजी घटे हुए में लेना है। अगर मैं मंदी का कितना भी बायस ले लूं, वरुण बेवरेजेस में इस वक्त बाई का सिग्नल है, यहां से इसका भाव पहले 720 हो जाए और लास्ट में 800 रुपए हो जाए। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एकदम से पूरी सेक्टर थीम इस वक्त बाजार में मेरे को साथ साथ चलती नजर नहीं आ रही है। केडीडीएल मतलब कमला डायल्स जिसका नाम था पहले, वही वाला स्टॉक ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। आज भी 2% ऊपर है स्टॉक। डिफेंस स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम आ रहा है इस समय। मजगांव डॉक देखिए आप, सुशील जी, 5% ऊपर, वायदा का टॉप गेनर इस समय। बाकी डिफेंस स्टॉक्स ने भी अच्छे मूव्स दिखाए। यहाँ पर कोई कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? ये डिफेंस के स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे से जब इतना भयंकर चल चुके हैं, हाँ, मजगांव डॉक्स मार्च के महीने में 1,900 रुपए के भाव में मिला है। 1,900 का स्टॉक अगर इसने 3600 का भाव दिखा के, 3800 का भाव दिखा के, अगर 3100 के डिप देने के बाद आज थोड़ा सा अगर ऊपर आया है, तो देखिए अब क्या है ना, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आप क्या है अनुज, एक आशावादी व्यक्ति हो, पॉजिटिव इंसान हो, आपको पॉजिटिव चीज तुरंत नजर आ जाती है।
हमारे को क्या है कि थोड़ी जिम्मेदारी ऐसी कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अंदर में एक तटस्थ होकर चलना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन पर काम करने वाले लोगों के लिए मलाई निकल चुकी है, छाछ के अंदर में भी कुछ खास बचा नहीं है, बस पानी बचा है, इसमें उछल रहा है पानी। इस वक्त तो यही लगता है। अब कोई एकदम से ऐसा इवेंट ट्रिगर हो जाए जिसमें एक बार के लिए उस सेंटीमेंट में कोई एक नया हाई भी दिखा दे, तो वहां एग्जिट नहीं ले पाएगा कोई। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो के हिसाब से डिफेंस हैज बिकम टू पॉपुलर ए सेक्टर। सारे भारत में हर ज्ञानी को एक ही कॉमन सेंस बात समझ में आती है, डिफेंस ले लो। और उसके बावजूद भाव ऐसे ही हैं, भागदौड़ नहीं मची है। हमारे को ये कोई अच्छा सूचक नहीं लगता है। लेना था तो जिगरा करके मार्च में लेना था 1900 के भाव में। अब मासगांव लेके कौन सी बहादुरी है। हमारे यहाँ पे तो यही स्टांस रहेगा, 5% फ्लक्चुएशन इस तरह के हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में एनी गिवन डे कुछ भी नहीं है अनुज। मेरी बात आपको खैर स्ट्रांग लग सकती है, पर स्ट्रेंथ के साथ ही अपने आप को देखिए, सही सौदे करने से ज्यादा जरूरी है कि गलत सौदे कम हो जाएं। तो यहाँ पे उत्तेजित होने का, ईरान और इसराइल लड़ेंगे तो हमारे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ जाएगी, सब फार फेचड इमेजिनेशन है। नहीं, खैर मार्केट में तो आधे से ज़्यादा तो स्टोरीज ही होती है ना सुशील जी। अच्छा, एक चीज़ फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिर ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट को देखकर क्या फिर बड़ी थीम लग रही है? क्या अभी फिर इंडियन मार्केट से कुछ समय दूर रहें, जब जब वो आपने कहा 20-500 है तब सब कुछ बेचकर पैसा लगाएं, या थोड़ा थोड़ा अभी से लेना शुरू करें? क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट लेवल तो पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। तो करें क्या फिर, स्पेशली जो बड़े एचएनआईज हैं, जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर हमारी और आपकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी सुनते हैं, उनको आपका क्या व्यू रहेगा, फिर क्या एडवाइस रहेगी? तो अनुज, जो अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं बोलूंगा बकेट ऑफ सॉल्ट मंगाइए। और पीसीआर से अनुरोध है कि मेरी स्क्रीन को शेयर करें। आपने हमारी दुखती रग को छेड़ दिया। देखिए, मैं फुटसी इंडेक्स की चार्ट से शुरुआत करना चाहूंगा। पीसीआर कृपया मेरे स्क्रीन को शेयर करें। और अगर ये चार्ट आ रही है स्क्रीन पर, अब हाँ देखिए, फुटसी इंडेक्स को अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हो, बल्कि मैं बोलता हूँ मंथली पे ले चलो, सारे संसार का अगर कोई फोरकास्टिंग बैरोमीटर है इस वक्त पिछले 25 साल में, उससे पुराना डेटा मैंने नहीं आपके सामने भी रखा है। आप पिछले 25 साल की अब बात को समझ लो कि 2000 की साल से Y2 के बबल के बाद ये अगर फुट से, ये मंथली चार्ट आपको दिखा रहा हूं, अगर अगर ये जनवरी 2000 से ये जो गिरना शुरू हुआ और फरवरी 2003 तक, तो मैं अनहोनी बात आपको नहीं कहने जा रहा हूं कि 8800 वाली फुटसी वापस 3300 हो जाएगी। ऐसी घटना पास्ट में भी हो चुकी है। पिछले 25 साल में फुटसी ने हार्डली एनी रिटर्न्स दी है, अगर आप टॉप टू टॉप कंपैरिजन करो। इसलिए अगर मैं कहूं अगले 2 साल में, यहां से अगले महीने का आकलन इस चार्ट पे नहीं करना चाहिए। जिस दिन आएगा सिग्नल, हम उस दिन आपको उस दिन भी जोर से बोलेंगे फुटसी में आ गया सेल सिग्नल। पर आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो फुटसी चीख रही है अगले 2 साल में इसको वापस 3200-3300 होना है। इस चीज की संभावना बहुत ज्यादा है, बल्कि इस बात की कि यहां से कोई 500-700 पॉइंट भी बढ़े। तो अगर ये पहले भी इस तरह की मूवमेंट हो चुकी है, तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्विटर के ट्रोल्स हमारे को ट्रोल करें कि मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा हूं। तो इसी तरह का खतरनाक फॉल 2007-8 में आया, और फिर इस तरह 2020 में भी 2018 में ही टॉप हो गया था। आपको याद है, इंडिया में बी ग्रुप के स्टॉक्स 2018 के सितंबर के बाद चले ही नहीं, खाली निफ्टी ने 2020 की जनवरी में टॉप बनाया था। वहां पे भी इस तरह का जो फॉल आया था। तो अब अगर मैं जो प्रिडिक्शन दे रहा हूं आपके साथ, अगले 2 साल में मुझे फुटसी लगता है 8800 वाली 3300 हो जाएगी, यानी कि 61% तक फुटसी गिर जाएगी। तो आश्चर्य मत कीजिएगा। अब फुटसी के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं, अब टॉप 25 स्टॉक्स को ले लो, सारे ग्लोबल नेम्स है, वो खाली यूके के बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो चाहे वो बार्कलेज है या आपके जो एचएसबीसी बैंक है, अगर उनमें लगता है 60% गिर जाएंगे अगले 2 साल में, या इवन रोल्स रॉयस जैसा स्टॉक। देखिए, रोल्स रॉयस के लोग खाली उसकी गाड़ी के लिए जानते हैं, लग्जरी कार के लिए। रोल्स रॉयस की मेजर अर्निंग्स जो है ना, वो एरोस्पेस से, एरोप्लेन के इंजन बनाने में और पावर इक्विपमेंट्स बनाने में ज्यादा अर्निंग्स वहां से है। तो अगर रोल्स रॉयस की ऑपरेटिंग लिवरेज एक्सट्रीमली हाई है उसकी बैलेंस शीट की, हम चार्ट्स की आपसे बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गहरे फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं करते हैं। आपने हमारी चार्टिस्ट की पोजिशनिंग कर दी, हम उसका आदर करते हैं। रोल्स रॉयस की ऑपरेटिंग लिवरेज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेजेस है वर्ल्ड में, खाली लग्जरी नहीं। तो पता नहीं ऐसा कौन सा संसार में इवेंट आने वाला है कि रोल्स रॉयस जैसी कंपनी जिसकी ब्रांड फ्रेंचाइज इतनी स्ट्रांग है, इस सारे संसार का भट्ठा बैठ जाए, उसके बाद ही उनका बिजनेस बैठेगा। अगर उसकी ऑपरेटिंग लिवरेज इतनी हाई है, इसीलिए पास्ट में भी 2013 में भी रोल्स रॉयस से 90% गिर गया था।
तो मैं भी आज आपको ये बोलूं कि अगले 2 साल में रोल्स रॉयस से 90% गिर जाएगा, तो मैं कोई अनहोनी बातें नहीं कर रहा हूं, सब इतिहास में पास्ट में हो चुका है। और रोल्स रॉयस की चार्ट वैसी है। तो जो टॉप 25 स्टॉक्स हैं यूके में, यूके की इंडेक्स पे, उनमें से कोई सा भी स्टॉक ऐसा नहीं दिखता है 30-40% नहीं गिरे। तो हम 5 साल तक एक तरफा तेजी से निकले हैं। और अब ग्लोबल मार्केट्स में चाहे वो नैस्डैक हो, S&P और फुटसी हो, ये मेरे को लगता है अपने फाइनल टॉप्स के बहुत करीब है और लंबा टॉप बन रहा है यहाँ। निकी, कॉस्पी और अपना निफ्टी, इनमें हो सकता है कि एक राउंड जो ग्लोबल फॉल का आए अगले 3-4 महीने में, हम भी गिरेंगे, कुछ हद तक गिरेंगे, और उसके बाद ये तीनों एशियन मार्केट्स वापस नया हाई बनाएंगे। तो 20,500 से 30,000 की निफ्टी की यात्रा हो, और उसमें ग्लोबल मार्केट्स न्यू हाई तक नहीं पहुंच पाएंगे रीबाउंड में, और उसके बाद जो फाइनल कथारसिस 2026 में आएगी, उसमें निफ्टी वापस 32,000 वाली 20,000 हो जाएगी, और ये नैस्डैक और फुटसी धरातल में चले जाएंगे। तो चाहे एनआरआईज हो, चाहे एफआईआईज हो, अगर बाकी सारे संसार में कोहराम मचेगा तो इंडिया विल बी रिलेटिवली सेफर हेवन। ये हमारी बेट है, और इसमें कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है, और वो चार्ट्स पे भी दिखता है। तो ग्लोबल मार्केट से हम बहुत ही निराशापूर्ण बर्ताव की अपेक्षा करते हैं। उस तरफ भय बना हुआ है कि अगले 1 साल में ग्लोबल मार्केट्स में कोलाहल ही कोलाहल रहेगा। ऑल इज नॉट वेल। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि रोल्स रॉयस भी लिस्टेड है। वैसे आप कह रहे हैं 90% गिर जाएगा। रोल्स रॉयस से 2020 में रोल्स रॉयस से 2020 में 50 का भाव था, और 5 साल में आज उसका 900 रुपया भाव हो गया है। और मेरे को लगता है इसका भाव वापस गिरेगा तो $150 फिर से हो जाएगा, $150, 150 यूरो। 150 यूरो। चलिए, शायद तब एटलीस्ट स्टॉक तो अफोर्ड कर पाएँ। कार तो उनकी 90% गिरने पे भी शायद ना अफोर्ड कर पाएँ। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अगले मंगलवार आपसे दोबारा बात होगी। इस शो